जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज़ करियर अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है और चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सनराइज़ करियर अकेडमी द्वारा जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के हम सभी छात्र, हम सभी टीचर्स ये दिखा देना चाहते हैं कि चित्रकूट अब उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला नहीं है। सभी लोग यहाँ पर शिक्षा पाएँगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, वह है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट। और अभी देखिए, ऑफलाइन क्लासेस जितनी भी चल रही हैं, नए बैच चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहले छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। सनराइज करियर अकेडमी रोजाना आपको टेस्ट लेके आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता टेस्ट। आज हम लेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, हमारा सिंधु घाटी चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसीलिए आज इसको आज हम टेस्ट लेके आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट सीरीज है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। हम पूरे के पूरे चैप्टर को छल्ली कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो आपको एक चीज बता दूं, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा काल है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी समय सबसे ज़्यादा प्रमाणित नहीं है। लेकिन कार्बन डेटिंग C14 कार्बन डेटिंग पद्धति से अभी तक का जो सटीक समय निकला है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2500 ईसा पूर्व। कई सारी किताबें आपको 2800, 2600, 2700 बताएंगी, लेकिन आपको बता दें, एनसीईआरटी जो मान्यता प्राप्त किताब है, भारत सरकार ने जिसको मान्यता प्राप्त दी है, आप वही किताबों को पढ़ेंगे और उसी चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व का समय सबसे अच्छा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। क्या है? वैदिक जो सभ्यता आती है, जिसमें वेदों का रचनाएं होती है, लिपि बनती है, तो वो हुआ है हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब देखो, जो 1750 ईसा पूर्व है, 1500 ईसा पूर्व है भाई, 1750 ईसा पूर्व के अंतिम साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और 1500 ईसा पूर्व के से शुरू होती है लगभग वैदिक सभ्यता। तो इसके बीच का जो ये 250 साल है, इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। 1750 से 1500 के बीच में इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, और इसी को बोला जाता है अंधकार का समय। क्या बोला जाता है? अंधकार का समय बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा खा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो ये क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी? तो आपको बता दें, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन के समकालीन थी, और ये तीनों के तीनों सभ्यता नदी के किनारे पनपी थी। लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन हमारी सभ्यता नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क। आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो इसमें आप आंसर दोगे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। आए समझ में आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था। जैसे जहाँ जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, तो उसका विस्तार क्या है, कहाँ कहाँ पाया गया था। तो आपको बता दें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसका जैसे पंजाब है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, क्या ये आंसर सही रहेगा? या राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सही रहेगा? या पंजाब, राजस्थान, गुजरात या बंगाल सही रहेगा? या फिर उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, महाराष्ट्र, गुजरात सही रहेगा? तो आपको बता
दें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे सटीक क्षेत्र है जहाँ तक ये फैली हुई थी, तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र था मांडा, जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्वी क्षेत्र था आलमगीरपुर, हिंडन, मेरठ के पास। सबसे दक्षिणी क्षेत्र था दायमाबाद, महाराष्ट्र। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र था सुतगेंडोर, बलोचिस्तान। ठीक है, तो इतने पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। गुजरात में एक जगह है जिसको बोलते हैं सुरकोटदा, तो वहाँ से ये अवशेष मिले हैं, किसके? घोड़े के। ठीक है, अच्छा, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को पॉज करना है वीडियो, अपना खुद का आंसर लगाना है, और खुद का आंसर लगाने के बाद इस 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, चीटिंग नहीं चलेगी। आप मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो पॉज करके खुद को देखना है कि हमारा कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उसका आंसर क्या है? सुरकोटदा। आगे पांचवा क्वेश्चन, आगे क्या है? पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा स्थित कहाँ है? भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा या कालीबंगन, ये कहाँ था? अच्छा, पहले मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ कि कालीबंगा में चूड़ियाँ बनती थी, कंगन बनती थी। कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, इसमें चूड़ी बनाने की भट्टियाँ पाई गई हैं, काली चूड़ियाँ पाई गई हैं, और अलग अलग कलर की चूड़ियाँ पाई गई हैं। और यहाँ पर जिस घर में या जिस कमरों में चूड़ियाँ बनाई जाती थी, कर्मकारों के घर भी पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो था आपके ऑप्शन के हिसाब से, ये था राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। और कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा में चूड़ियाँ पाई गई हैं उस समय के ज़माने की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन को भी एलिमिनेट कीजिए ना भैया, तमिलनाडु तो था ही नहीं ना सिंधु घाटी सभ्यता में। ये 3 चीज़ थे, अब 3 में देखिए, सोचिए अच्छे से। ठीक है, चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, बार-बार जो है शेयर कीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों में निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका? तांबा, कांसा, तांबा, लोहा या सेल खड़ी? तो ये आपको बता दें, मोहर के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ है। किसका? सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपको बता दें। अब यहाँ पे देखो, लोहा आया है, लोहा, तो लोहा तो पहचान थी ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की पहचान तो थी ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन मोहर बनाने के लिए सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ है, तांबे और कांसे का इस्तेमाल हुआ है बर्तन बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। ये लोग क्या किया करते थे? ये कृषि की चीज़ें, पशुपालन की चीज़ें और कपास का व्यापार किया करते थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इन्होंने कपास का व्यापार किया था। और पशुपालन में अगर बता दें, पशुपालन में बता दें, तो जो दूध के प्रोडक्ट होते थे, दूध के प्रोडक्ट को ये लोग पश्चिमी देशों में बेचते थे और कृषि किया करते थे। कृषि से बने उत्पाद का यह व्यापार किया करते थे, यानी इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कई लोग जो बोलते हैं कृषि था, अरे कृषि तो था, लेकिन कृषि के जैसे दाना हो गया, फसल हो गया, ये इन सब को अच्छा करके व्यापार करते थे, बेचते थे अफगानिस्तान के रास्ते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का। आगे बढ़िए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? प्रश्न 9 है। 11, ग्रामीण, शहरी, खानाबदेश या फिर जनजाति? अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जितने भी से हमारे अवशेष मिले हैं, जितने भी हमारे अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो रोड थी, हर घर से रोड निकली हुई थी, 90 डिग्री के अंश में रोड काटती थी, और हर घर में हर हर रोड के किनारे एक अंडरग्राउंड नाली हुआ करती थी, और जो 90 डिग्री से काटती थी वहाँ पे घर हुआ करता था। हर घर में खुद का कुआँ, खुद का लेटरिन बाथरूम, खुद का किचन, सोने का कक्ष अलग, खाने का कक्ष अलग, मनोरंजन कक्ष अलग। आप बताइए, ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ मिलती हैं जहाँ पर हर चीज़ अलग हो और अपने आरामदायक हो?
तो ऐसी चीज़ें तो शहरों में मिलती है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार का जीवन जी रहे थे उस समय? शहरी जीवन जी रहे थे। कौन-सा? शहरी जीवन जी रहे थे, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शहरी जीवन जी रहे थे, इस पर आप ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे थे? शहरी जीवन। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि ऐसी व्यवस्थाएँ तो कहाँ होती हैं? शहर में होती हैं। इसी से बोल सकते हैं कि बी नंबर वो शहरी जीवन जी रहे थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिंधु सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? भाई सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? भाई जॉन मार्शल ने जब खुदाई करवाई थी, खुदाई के दौरान उन्हें क्या मिला था? ईंट मिली थी ना। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या किसके घर बनाए थे? ईंट के घर। अरे बांस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्थर का भवन बने हुआ करते थे, लकड़ी से नहीं बन सकता है। तो किससे? ईंट से। कच्ची और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो सिंधु सभ्यता के घर कैसे बने थे? ईंटों से बने थे। कैसे बने थे? ईंटों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और आपको बता दें जितनी भी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चल रही थी, तो उसमें पूरे विश्व में कपास उगाने वाले सबसे पहले लोग हड़प्पावासी थे, ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया? उन्होंने कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किया, और विश्व में सबसे पहले कपास उगाने वाले हड़प्पावासी ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था सर जॉन मार्शल। देखिए, राखल दास बनर्जी या दयाराम साहनी को टिक मत लगाना। इनको क्यों नहीं टिक लगाना है? क्योंकि ये जो लोग थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये जॉन मार्शल के अंडर में कार्य करने वाले लोग थे। ये उत्खननकर्ता थे। कौन थे? उत्खननकर्ता। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी हड़प्पा और राखल दास बनर्जी आपका ये इधर मोहनजोदड़ो, इन्होंने खुदाई का कार्य करवाया था, ठीक है, उत्खनन करवाया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोज करने वाला कौन है? सर जॉन मार्शल। यार थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। जब हम लोग 1921 के समय में अंग्रेजों के गुलाम थे, और बड़े बड़े डिपार्टमेंट के जो हेड हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते, तो सीधी सी बात है, हम कैसे खोज कर लेंगे? हम लोग तो दबे हुए थे ना, कुचले हुए थे ना, गुलामी करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता। देखिए, इन्होंने किसी सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकाली, और हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन का मतलब जहां पर बंदरगाह हुआ करता था। और आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो अरब सागर से जुड़ा हुआ था। तो आप बताइए, आपने पढ़ा भी होगा, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारे गुजरात में था। कहाँ पे? गुजरात में, खंभात की खाड़ी के पास लोथल जगह नाम, जो अहमदाबाद के पास था। लोथल था हमारा, जो अहमदाबाद के पास था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ऐसे तो बंदरगाह बहुत थे। देखिए, सुत का गेंद्र था, ठीक है, कुंटासी था, ये भी बंदरगाह थे। लेकिन लोथल में जहाज बनते भी थे, मरम्मत भी होती थी, और यहाँ पर बंदरगाह से व्यापार भी हुआ करता था। यहाँ पर धान की भूसी भी पाई गई है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगोवा नदी के किनारे था। कहाँ था ये? भोगोवा नदी के किनारे था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई है? सिंधु सभ्यता में माप तौल की खोज सर्वप्रथम कहां पे हुई है? तो आपको बता दें, ये माप तौल की खोज भी कहां पे हुई है? लोथल में हुई है। क्योंकि जब कोई वस्तु को जहाज में ले जाना पड़ता था या जहाज से उतारना पड़ता था, तो उससे पहले तौला जाया करता था। तो सिंधु सभ्यता में माप तौल की खोज सर्वप्रथम लोथल से हुई है। और लोथल के बारे में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है कौन? लोथल, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, और ऐसे प्रश्न आपको करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ध्यान दीजिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? कभी भी अगर आप वैदिक सभ्यता में जाओगे, तो वहां पर आपको 4 वर्ण देखने को मिलेंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
लेकिन आपको बता दें वैदिक सभ्यता से पहले जो सभ्यता थी उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं उसको? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के वर्णों का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ ब्राह्मण थे, शूद्र थे, क्या थे। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक काल में हमें इस चीज के साक्ष्य मिले हैं। किसके? वर्ण व्यवस्था के। वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय के लोग व्यापार करते थे, खेती करते थे और मातृशक्ति की पूजा करते थे, तो हम बोल सकते हैं कि उस समय के लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक ये सब हुआ करते थे। ठीक है, बाकी किसी भी जात पात का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को और क्या बोलते हैं? अरे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अरे हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या होता है भाई? हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या होता है? अरे सबसे पहला खोजा गया जो शहर था रावी नदी के किनारे, वह हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु सभ्यता तो बोलते ही बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, याद है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे 1921 में हुई। कब हुई है? 1921 में। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपको बता दें, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये हमें वैदिक काल से जानकारी मिलती है। गाय उनके लिए पवित्र था? नहीं, गाय के पवित्र होने का हमें कोई साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या हो जाते? रॉन्ग हो जाते। उन्हें पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया? यस, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने एक मोहर बनाई थी जिसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसके 2 सींग थे, योग साधना में बैठा था। उसके चारों ओर कौन थे? जानवर थे, और पैरों में 2 हिरन भाग रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने ये जो मूर्ति बनाई होगी, ये जानवरों के भगवान को बनाई गई होगी, उनको समर्पित रही होगी। पशुपतिनाथ की मोहर में साफ साफ देखने को मिलता है कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। जोश के साथ लाइक बटन दबाते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आप सब लोगों का प्यार हम लोगों को बांटते रहिए, और इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज हम लाते रहेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, और आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा। पेट में सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा पेपर किया है, और काफ़ी सारे बच्चे ये बताए भी कि सनराइज करियर एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति का मतलब वो उनका समाज कैसा था? किस प्रकार के लोग रहा करते थे उस समाज में? क्या जाति आधारित थी? क्या वर्ण आधारित थी? क्या दास श्रमिक आधारित थी? देखिए, आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी दास श्रमिक का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। वहां पे सभी लोग क्या है? बराबर हुआ करते थे। सभी लोग बराबर हुआ करते थे। कोई जात पात नहीं था। जात पात तो बाद में बन गया लोगों द्वारा। ये भगवान द्वारा नहीं बनाया गया, लोगों द्वारा। और बताइए, इतना ज्यादा जात पात कि आदमी जैसे दिखने वाले व्यक्ति से छुआछूत कर रहा है, ये बहुत गलत है। तो उचित समतावादी थे। क्या थे? उचित समतावादी थे। हड़प्पा के लोग कैसे थे? उचित समतावादी थे। सभी समाज बराबर थे। आगे बढ़ते हैं। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल के स्थान में पाया गया था? सिंध का बाग, क्या बोल रहे हैं? सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को पाया गया था? तो वो उत्तर है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे दूसरा स्थल जो खोजा गया था वह था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। विशाल स्नानागार भी कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो मोहनजोदड़ो के बनते हैं। ठीक है, और इस सीरीज में आपके बहुत सारे प्रश्न आगामी दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे में बनने वाले हैं। एकदम सटीक और एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? देखो बहुत अच्छा इन्होंने बोला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से जोते जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भाई खेत जोते रहे होंगे, एकदम से अकाल आ गया होगा या एकदम से महामारी आ गई होगी, बाढ़ आ गई होगी, लोग विलुप्त हो गए, तो वो खेत ऐसे ही जोते पड़े रहे, नतीजा उसमें मिट्टी समा गई और जब खोद के निकाला गया तो वैसे ही कैरी बनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा है जहां चूड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति के साथ आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में से मिला? देखो क्या बोल रहा है, सैंधव सभ्यता की अलंकृत ईंटों का सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान? तो इसका भी आंसर हमारा बन जाता है कालीबंगा। कालीबंगा में ईंटों को अलंकृत किया जाया करता था, ईंटों को सजाया जाया करता था, इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? अरे भैया मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो स्थित था सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी कहाँ थी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन से राज्य में? सिंध प्रांत में। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। कहाँ पे था? सिंध प्रांत में। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र कौन सा? मोहनजोदड़ो। और किस किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और अगर राज्य की बात करें तो सिंध राज्य में आता था मोहनजोदड़ो। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र, तो वो कहां पे है भाई? बताइए। मोहनजोदड़ो में है। तो भारत का भी सबसे बड़ा होगा। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी से क्षेत्र है राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। मैं अभी बता चुका हूँ, विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार और पूरा ईंटों का बना हुआ। एक तरफ से नाली जल भरती थी, एक तरफ से नाली जल निकालती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर लोग खास पर्व में स्नान करने आते रहे होंगे और इसी विशाल स्नानागार के अगल बगल कक्ष बने हुए थे। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग कपड़ा बदलने के लिए इस कक्ष का इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रांकन किया गया है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो क्या है? ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है? अरे भैया ब्रह्मा विष्णु इंद्र तो हमें हमें वैदिक काल में मिले हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र तो हमें वैदिक काल में मिले हैं। और लिंग की पूजा का साक्ष्य किसमें मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी आद्य शिव। क्या? आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देवता का समतुल्य चित्रांकन किसका? आद्य शिव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, निखा आद्य शिव का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? अरे भैया लोथल। लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ पे था? लगा गुजरात में। कौन से शहर में? अहमदाबाद में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे और खंभात की खाड़ी में। और यहाँ पर जहाज बनाने के साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े जहाज बनाने के साक्ष्य मिले हैं और व्यापारिक केंद्र भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो क्या है? लोथल, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह। आंसर हो जाएगा डी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? भैया वहां से बहुत सारे कंकाल मिले हैं और कंकाल मिले हैं, नर और पुरुष के कंकाल मिले हैं। तो हो सकता है कि वहां पर एक साथ कई सारे लोग दफन किए गए हों या कुछ भी हो सकता है। तो उसको बोला जाता है मृतकों का टीला। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहां पाया गया था? भाई मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। ये जीवन का टीला, कंकालों का टीला, दास, ये कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। मृतकों का टीला इस्तेमाल करेंगे, बार बार यही पूछा जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे सिंध का नकली स्थान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सिंध का नकली स्थान कहता है? अगेन आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंध प्रांत में क्या था? मोहनजोदड़ो था। सिंध प्रांत में कौन सा क्षेत्र था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान बोला जाया करता था। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग यानी सी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? फिर से वही साम आ गया, देखिए सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम था जो सबसे ज्यादा हुआ, हड़प्पा सभ्यता। अरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से तो आज हम उसको जानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था शहर रावी नदी के किनारे। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक जिक्र हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक जिक्र हुआ है? आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का इस्तेमाल करते थे खेती के, और खेती के लिए हल को खींचने वाले जो जानवर थे वो थे कौन? वो थे बैल। और बैल सबसे ज्यादा इस्तेमाल आया करता था, इसीलिए आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। जितने भी मोहर मिली है उसमें बैल का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेर, यहाँ क्या आ रहा है? शेर। और शेर बता दें आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर की पहचान नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर की पहचान बिल्कुल नहीं थी। और घोड़ा की अगर बात करें तो घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहचान करते थे, पर घोड़े को उन्होंने पालतू नहीं बनाया था, ना हाथी को उन्होंने पालतू बनाया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पालतू नहीं बनाया था? घोड़ा है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, कंकाल मिले हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ग यानी सी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है? किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन मतलब वहां पर व्यवस्थित नगर प्रणाली थी भाई, रोड थी, चौड़ी रोड थी, हर रोड 90 डिग्री के अंश में काटती थी, और हर रोड के बगल में एक अंडरग्राउंड नाली जाया करती थी जो शहर से दूर एक गड्ढे में गिरा करती थी, और हर घर में कुआं हुआ करता था, लेट बाथ अलग, किचन अलग, और सोने का कक्ष अलग, और कोई कोई मकान तो डबल मंजिला भी हुआ करते थे। ऐसी व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? ऐसी व्यवस्था आपको नगर में ही देखने को मिलेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? अरे लोथल भैया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो गढ़बेरीवाल ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लोथल हमारे गुजरात के अहमदाबाद के पास था सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, जो प्राचीनतम बंदरगाह से भी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से भैया? लोथल की संस्कृति से, मोहनजोदड़ो की संस्कृति से, हड़प्पा की संस्कृति से, या कहाँ से? तो आपको बता दें, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा आंसर है, कौन सा? मोहनजोदड़ो की संस्कृति से। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? अरे भारत का ना, जो भारत में स्थित है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत का है, कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो भारत का है वह सबसे बड़ा क्षेत्र था राखीगढ़ी। आया समझ में आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। अच्छा, पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान का था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। और भारत का क्या है? राखीगढ़ी। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, लगा लीजिए टिक। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना जो शहर था भारत का बता रहा है, तो देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, ये कहाँ थे? पाकिस्तान में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार, सबसे पूर्वी विस्तार, सबसे दक्षिणी विस्तार, सबसे पश्चिमी विस्तार। तो अभी आपको इसमें मैं बताता हूं, तब तक आप टिक लगा लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार था मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार था सुतका गेंद्र, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार था दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है आलमगीरपुर ज्यादा सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी हो जाएगा, डी, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? अरे हिंडन नदी के किनारे, अभी मैंने बताया हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे। और हमारे उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स का बेस कैंप है कहां पे? हिंडन नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडा मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? हिंडन नदी के किनारे क्या है? आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र था। तो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में क्या है? मांडा है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? तो जो रोपड़ था वह सतलज नदी के किनारे था। किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है कहाँ से भाई? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से हमें पता चलता है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी वहाँ पे। ठीक है, जल निकासी का अच्छा खासा प्रबंध किया था उन्होंने ईंटों से। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? मिट्टी के बर्तन पे सामान्यतः लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। किसका? लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आता है? किस युग में आता है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल? तो आपको बता दें आदि ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आता है? आदि ऐतिहासिक काल। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी भूलेगा नहीं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं मिले हैं। और कुएं का मतलब वह अपने घरों में पानी की व्यवस्था करते थे, जैसे आज हम बोरिंग करवाते हैं। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर है, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा में समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर, रंगपुर जहां हड़प्पा में समकालीन सभ्यता थी वो क्या थी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो आपको बता दे इसका उत्तर है सौराष्ट्र, यानी सी। इसका उत्तर क्या है? सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वो क्या था? सौराष्ट्र था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी, अरे यार, सर जॉन मार्शल, इनके अंडर में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक थे? तो आपको बता दें वो क्या था? बैल। बैल का सबसे ज्यादा मोहर में अलंकृत किया गया है, चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? किसमें विश्वास करते थे? आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में? अरे इसके तो कुछ साक्षी नहीं मिले हैं। मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। मात्र शक्ति, मात्र शक्ति की मूर्ति मिली है, और ऐसी महिला की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी ये मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो वो क्या है? कोट दीजी। वो कौन सा था? कोट दीजी। कोट दीजी समुद्री स्थल के तट पर स्थित नहीं था, बाकी सब लोग तट ये थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है? सभा भवन, विशाल अन्नागार कि विशाल स्नानागार? इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार है। क्या है? विशाल अन्नगार। बहुत बड़े बड़े विशाल अन्नागार पाए गए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से, लगभग 6 से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फिर मैं ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ग्रिड मतलब ये रोड, ऐसे रोड गई है और रोड को 90 डिग्री में काट रहे हैं, इन्हीं के बीच में इनके क्या है? घर बने हुए थे। इस पद्धति को बोलते हैं क्या? ग्रिड पद्धति। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारे आज समाप्त हुए, और इसी तरह के टेस्ट सीरीज में लेके आता रहूंगा, और आप चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। जय हिंद, जय भारत।